नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे चरण के तहत तंजानिया पहुंचे, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी भी तंजानिया के रंग में रंगे दिखे, काफी परंपरागत तरीके से स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब फिलहाल अभी ताजा तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जहां पर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद कई अहम समझौतों पर दस्तखत होंगे दोनों देशों के बीच। Your Excellencies, having heard that State of the United Republic of Tanzania to the podium and deliver his speech. Your Excellency. After hearing the speech in English, I think that you will be happy to hear the speech in Swahili. Mheshimiwa Waziri Mkuu Narendra Modi, waheshimiwa viongozi na ndugu waandishi wa habari, तो राष्ट्रपति जॉन पोम्बे जोसेफ से मुलाकात उनकी हुई। कई अहम समझौतों पर दस्तखत होंगे। उसके पहले की तस्वीरें आप देखिए, काफी दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। मोदी ने परंपरागत तरीके से ड्रम भी बजाया, साथ में राष्ट्रपति जोसेफ भी उनके रहे। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे जोसेफ के साथ परंपरागत ड्रम बजाया। उससे पहले मोदी का काफी परंपरागत तरीके से स्वागत भी किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद मोदी दार अस सलाम में तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे जोसेफ से मुलाकात करने के लिए भी मौजूद रहे। द्विपक्षीय वार्ता हुई, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई अहम समझौते होंगे इस दौरे में और तंजानिया में भारतीय समुदाय को भी वो संबोधित करेंगे। अब रुक करते हैं कश्मीर की खबर का। यहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दक्षिण कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीनगर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसक प्रदर्शन में अभी तक 14 लोगों की मौत की खबर है। 96 सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 200 लोग घायल हैं। 3 पुलिस वाले लापता हैं। सभी अलगाववादी नेता नजरबंद कर दिए गए हैं। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी गई है। हालांकि जम्मू में अभी भी सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा को रोका गया है। हालात पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन ने श्रीनगर की ताजा स्थिति का जायजा लिया। हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद जो स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है कश्मीर में, उसमें कल हमने हिंसक प्रदर्शन देखे और मरने वालों की जो तादाद है वो 11 पहुंच गई है और साथ ही साथ 200 के करीब इंजर्ड है, जिसमें 96 लोग सुरक्षा कर्मी हैं।
और उस स्थिति को देखते हुए आज श्रीनगर के करीबन उन सब पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है जहां कल हंगामे हुए हैं और पत्थरबाजी हुई है और जहां नियंत्रण में स्थिति नहीं रही है। इसके अलावा दक्षिणी कश्मीर के चारों जिलों में जो है कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। केंद्र से और अतिरिक्त 6 कंपनीज सीआरपीएफ की यहां बुला ली गई है। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट सेवा आज भी सस्पेंडेड है। अमरनाथ यात्रा जो कल सस्पेंड था आज भी सस्पेंडेड है। जम्मू से श्रीनगर तक जत्था नहीं चलेगा, लेकिन बालतल और पहलगाम से जो रूटीन में यात्रा चलती है वो आज भी चली है। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह के नाके जो आप देख सकते हैं, तारें लगा दी गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। नॉर्थ कश्मीर में भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई है। कुल मिलाकर कोशिश की जा रही है कि जो स्थिति कल हिंसक स्थिति उत्पन्न हुई थी उसको कंट्रोल में किया जाए और आज कोई भी कैजुअलिटी फिर से न हो, ताकि तनाव जो है वो कम हो जाए और कश्मीर में जो हालात हैं वो पटरी पे लौट आए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से जारी हिंसा और तनाव को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हाई लेवल बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह सचिव, गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव, आईबी के चीफ और गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल हैं। कश्मीर में जिस तरह तनाव बढ़ता जा रहा है उसको लेकर गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। कैसे स्थिति से निपटा जाए, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त फोन लाइन पर और अपडेट के लिए है। मनीष, इस हाई लेवल मीटिंग में किन किन अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? देखिए स्वाति, मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और मीटिंग में सीआरपीएफ ने और सारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो वहां पे डिप्लॉय हैं, जो वहां पे सिचुएशन को देख रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक आज करीब 5 से 6 जगहों पर फिर से पत्थरबाजी हुई है, जहां पे सिर्फ साउथ कश्मीर के इलाके हैं और सीआरपीएफ के 25 से ज्यादा जवान वहां दोबारा घायल हुए हैं, जिसमें 9 काफी ज्यादा गंभीर हैं। और इसके साथ ही साथ इस बात भी चर्चा है कि और ज्यादा वहां फोर्सेस वहां भेजे जाएंगे। और क्योंकि आज मुआयना किया गया कि आज क्या सिचुएशन है, तो कल के मुकाबले सिचुएशन जरूर नियंत्रित हो रही है, कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी छिटपुट जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं वो हो रही है कश्मीर में। अभी भी कर्फ्यू लगाया गया है। आगे आने वाले समय में क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है? कर्फ्यू जारी रह सकता है और खासतौर पर अमरनाथ यात्रा को फिलहाल सस्पेंड रखा जाएगा क्या मनीष? देखिए, अमरनाथ यात्रा को लेकर के कहा जा रहा है कि कुछ यात्रा कल से करीब 4000 लोगों ने दर्शन किए हैं, लेकिन अभी भी जो रास्ते हैं उन रास्तों में पत्थरबाजी या कर्फ्यू लगे होने की वजह से कुछ यात्री फंसे हुए हैं। तो कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन ये डिपेंड करेगा, कर्फ्यू तब हटेंगे जब वो एरिया शांत होगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। थोड़े थोड़े 1 या 2 घंटे पर कर्फ्यू हटा के देखा जाएगा। तो अभी सिचुएशन पहले के मुकाबले बेहतर हुई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अभी सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक हो गई है। बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जो हाई लेवल बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है। कश्मीर में जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं उसे कैसे निपटा जाए, क्या प्लान ऑफ एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है, इस पर बातचीत हुई है। केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्रियों के बयान आपको सुना देते हैं। Terrorism and violence is not acceptable at all in whatever form whoever does it, and Kashmir is an integral part of India. There is no question of any negotiation or any discussion on that, and we are really surprised that some people are trying to support those so-called protesters who are sympathizing with the terrorist. He is a Hizbul Mujahideen commander. How can any Indian have sympathy for such people? And as far as government is concerned, we are very clear, and then the government will not tolerate any such activities. But you cannot have a overnight solution or a ready-made solution to such a long-standing issue. The government is trying to deal with that. We are a democratic country. We have to adopt democratic methods, and there is an elected government in the state. Central government is extending all the support to the state government. Center and state together, we will tackle the situation. I am confident that the situation will be brought to normalcy at the earliest, and then the focus should be more on development. Modi ji is focusing on the development of Jammu Kashmir. कुल मिलाकर के सरकार की ओर से, सुरक्षा एजेंसीज की ओर से
स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास जारी है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही सामान्य स्थिति वहां बहाल हो जाएगी। हमें अपनी सेनाओं पर विश्वास भी है, गर्व भी है। सेना और अर्धसेना दल बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका पहले भी निभाते रहे हैं वैली में और आज इन परिस्थितियों में भी निभा रहे हैं। निश्चय ही बहुत से ऐसे तत्व हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें राजनीतिक लाभ प्राप्त होता है अलगाववाद का सहारा ले। बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्वक भी है और ये राजनीतिक तौर पर भी कोई बड़ी सफल रणनीति नहीं रहती। जो ये लोग ये समझते हैं कि वो आतंकवाद की आड़ लेकर के या आतंकवाद का नाम लेकर के या आतंकवाद के पर्दे में अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे, वो अक्सर नाकामयाब साबित होते हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता हाशिम कुरैशी के बेटे जुनैद कुरैशी ने आतंकियों, अलगाववादियों और रास्ते से भटककर बंदूक थामने वाले युवाओं को आईना दिखाया है। जुनैद ने साफ कहा कि कश्मीर की हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत हो सकता है, न कि बंदूक और खून खराबे से। जुनैद ने अलगाववादियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अलगाववादी नेता अपने बच्चों को तो विदेश भेज देते हैं और कश्मीर के युवाओं को जिहाद के आगे झोंक देते हैं। साथ ही जुनैद ने कश्मीरियों से अपील की है कि वो बंदूक के बजाय किसी सभ्य तरीके से अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखें। A youth of Kashmir has lost his life. Many people, many youth in Kashmir have, whether justified or unjustified, have a lot of resentment. They are angry, but we can see what it does when you choose violent ways to give vent to your resentment and to your anger. At the end, Burhan Wani met his inevitable fate. He was killed. It's sad to see Kashmiri youth dying like this. This young boy, who's just the age of my brother, could have been a doctor, an engineer, a writer, a poet, an actor. He could have found so many other ways to give vent to his resentment, to make an appeal for his genuine demands. But we must understand, and the Kashmiri youth must understand, that picking up guns is not the way which will get us somewhere. One Burhan Wani died today, another will die tomorrow. Until and unless we understand that picking up the gun is not a way out. India has lakhs of army stationed in Kashmir. We have picked up the gun 26 years ago, and what did we achieve? People died. This must end. This violence, this bloodshed must end. The youth of Kashmir must understand, and their leaders should understand as well. One Kalashnikov, 100 Kalashnikovs, 1,000 Kalashnikovs are not going to make a difference to the Kashmir issue. The Kashmir issue can only be solved on the table, and on the table you have to deserve a place to get on that table. You have to have your arguments ready. You need to give vent to your resentment in some other civilized way. All the children of these leaders are tucked away in safe environments, in schools, in Malaysia, in America, in London, or in India. And poor people's sons are dying on the streets, and they are glorifying them. The Kashmiri youth need to understand and need to ask this question to these leaders. If jihad, if this gun is so pious, why don't you pick it up? Why don't your children pick it up? This bloodshed must stop. Poor, young, promising youngsters like Burhan Wani, it must stop. Their killing must stop. And that is what the Kashmiri youth needs to understand. This gun culture, violence, jihad will not get us anywhere. कश्मीर से एक और खबर आ रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को बचाने के लिए पत्थरबाजों की मदद ले रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पत्थरबाजी के जरिए सुरक्षा बलों के रास्ते को रोका जाता है। कश्मीर में बीते कुछ महीनों में पत्थरबाजी के मामलों में इजाफा हुआ है। पत्थरबाजी के अधिकतर मामले ऐसे वक्त सामने आते हैं जब सुरक्षा बल आतंकियों को घेरते हैं।
सूत्रों के मुताबिक आईएसआई कश्मीर के अलगाववादियों को भारत सरकार के खिलाफ और पत्थरबाजों को उकसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बात करने के लिए है एडीजी सीआईडी एसएम साहिब साहब, आज क्या स्थिति है, आज की पोजीशन जानना चाहूँगा आपसे। आज तकरीबन ठीक ही है। एक आध एरियाज में रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं, कहीं कहीं पे पत्थरबाजी भी हो रही है, मगर अभी फोर्सेस बाहर निकली हुई हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से कल तशद्दुद हुआ था वो ना हो। कल हमारे जो आबादी के इलाके थे, कस्बे के इलाके थे, जहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे कि मजमे निकलेंगे भड़केंगे, वो तो ठीक ही रहे, मगर जो दूर दराज का इलाका था, पसमंदा इलाका था, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कल लोग नौजवान हमारे थोड़े से जद में आ गए। साहब, अगर डेथ का आंकड़ा कल जिस तरह से आपने 8 बताया तो वो बढ़ गया है, कितना आंकड़ा है और इंजर्ड्स की लिस्ट में कितने इजाफा? इंजर्ड की लिस्ट तो आपको हम फराहम कर देंगे। जो कल कुछ लोग जो जख्मी हुए थे उसमें एक आध लोग और गुजर गए। पूरी लिस्ट जो है वो हम आपको शाम को ब्रीफिंग में दोबारा बता देंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ कंपनीज बुलाई जा रही हैं। जी, हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा रीडिप्लॉय कर रहे हैं क्योंकि यात्रा की वजह से कुछ हमारी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेच हो गई थी, तो ये जो दूर दराज के इलाके हैं उनको कवर करने के लिए थोड़ी सी फोर्स हम एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं। जो गैदरिंग्स हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, जो ट्रेंड चला है, मिलिटेंट्स जब मरते हैं तो एक फ्यूनरल में बहुत बड़ी गैदरिंग होती, कहीं ये अलार्मिंग पोजीशन है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या फिर चैलेंजिंग पोजीशन है? देखिए, जो फ्यूनरल गैदरिंग्स हैं, जैसे कल आपने देखा होगा त्राल में, तो आपको अंदाज़ा खुद लग गया होगा फोटोग्राफ से कि कितने लोग थे। तो जितना जतलाते हैं उतना होता नहीं है। अलबत्ता यह है कि वहाँ पे जो मुकामी लड़के होते हैं, मिलिटेंट होते हैं, जैसे बुरहान का भी था, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के बच्चे जो हैं वो मिलिटेंसी में जाएं, और वही में हमारी कोशिश रहती है कि वो ये लोग ये रास्ता तशद्दुद का या मिलिटेंसी का ना पकड़े। कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारत से भगोड़ा करार दिए गए विजय माल्या को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। माल्या ने अपनी एसोसिएट्स कंपनियों को अवैध तरीके से 1225.3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। यह खुलासा यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यानी यूएसएल की इंटरनल ऑडिट में हुआ है। इन एसोसिएट्स कंपनियों में किंगफिशर एयरलाइंस और उनकी फॉर्मूला 1 टीम भी शामिल है। यूएसएल ने साफ किया कि माल्या के साथ कुछ महीने पहले हुए सेटलमेंट में यह मामला शामिल नहीं था। यूएसएल ने कहा कि इस फंड के लायबिलिटीज के लिए कंपनी के पूर्व चेयरमैन माल्या ही रिस्पॉन्सिबल हैं। यूएसएल के मुताबिक अक्टूबर 2010 से जुलाई 2014 के दौरान हुए ट्रांजैक्शन का रिव्यू किया गया। इस दौरान कंपनी का कंट्रोल यूबी ग्रुप के पास ही था। इंक्वायरी में ज्यादातर मामलों में सामने आया कि यूएसएल के पूर्व नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विजय माल्या से जुड़ी विदेशी और भारतीय कंपनियां फंड के डायवर्जन के मामलों से जुड़ी थीं। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम पर गुजरात यूनिवर्सिटी में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काला धन रखने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर 30 सितंबर तक काला धन घोषित नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पहले एक कदम हम लोगों ने उठाया कि जो लोग देश का साधन बाहर रखते थे उनको एक अवसर दिया जाए कि उस साधन को देश के भीतर लाए। जिन्होंने कानून तोड़ा उनको अच्छी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। एचएसबीसी के जो खाते स्विट्जरलैंड जिनीवा में थे उसकी जानकारियां भारत सरकार को मिली, तो असेसमेंट्स हो रहे हैं, उन लोगों के प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं। लगभग 8,000 करोड़ तक का उसमें डिटेक्शन हो गया। प्रोसिक्यूशन हुए, लिंचनस्टाइन से जानकारियां मिली, उन लोगों को प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट, उन्होंने बहुत बड़ा डिस्क्लोजर किया, उसमें भारत के लोगों का लगभग 5,000 करोड़ का असेसमेंट हुआ। G20 के देशों ने एक निर्णय लिया और उसके तहत लगभग सभी देश दुनिया के एक दूसरे के साथ अब कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि 2017 तक रियल टाइम इंफॉर्मेशन जिसके एसेट्स बाहर है उसकी जानकारियां मिलेंगी। अमेरिका ने तो एक कानून बना दिया
कि जिसके तहत हर देश को कहा कि हमारे साथ समझौता कीजिए फटका लॉ के तहत, और जो देश नहीं करेगा उसकी रेमिटेंसेस पे विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। एयरटेल और एयरसेल के बीच 4G स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग डील को टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। हालांकि कंपनी ने इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि रविशंकर प्रसाद के टेलीकॉम मिनिस्टर रहते 4 जुलाई को ही इस डील को मंजूरी दे दी गई। करीब 3,500 करोड़ रुपए की इस डील के जरिए एयरटेल 8 टेलीकॉम सर्कल में एयरसेल के 4G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करेगा, और ये सर्कल है तमिलनाडु, चेन्नई, बिहार, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। आने वाले दिनों में अमेरिका में काम कर रही भारतीय कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक ऐसा बिल पेश किया गया जिसके पास होने पर भारतीय कंपनियां H-1B और L-1 वीजा के जरिए IT प्रोफेशनल्स की भर्ती नहीं कर पाएंगी। डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन बिल पार्सरेल और रिपब्लिकन डाना रोहाशबर्ड ने मिलकर H-1B और L-1 वीजा रिफॉर्म एक्ट ऑफ 2016 पेश किया। इस बिल के जरिए उन कंपनियों के लिए H-1B और L-1 वीजा पर बैन लगाने की मांग की गई है जिनके 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं और जिनमें 50% से ज्यादा कर्मचारी H-1B और L-1 वीजा के जरिए भर्ती किए गए हैं। यह बिल भारतीय IT कंपनियों के लिए झटका हो सकता है जो पूरी तरह H-1B और L-1 वीजा पर निर्भर करते हैं। चने के फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगी रोक का कोई असर नहीं दिख रहा। दिल्ली में चने का भाव पहली बार 9,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है। सेबी के निर्देश पर कुछ दिन पहले ही चने की फ्यूचर ट्रेडिंग पर बैन लगा था, लेकिन चने की कीमत को काबू करने के लिए सरकार के सभी कदम नाकाम ही साबित रहे। पेरू में इन दिनों एक होटल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। होटल ने एक पहाड़ की चोटी से लटकते कमरानुमा कैप्सूल को तैयार किया है। ये कैप्सूल बिल्कुल होटल के कमरे जैसा है। कुछ रोमांचक करने वालों को ये कैप्सूल रूम बेहद पसंद आ रहा है। होटल में अपने रूम तक पहुंचने का अनुभव भी कम रोमांचक नहीं। मेहमानों को अपने कमरे तक पहुंचने के लिए 400 मीटर तक पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। होटल के मालिक एरियो फेरी अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि अपने पार्टनर्स के साथ उन्होंने अपना आइडिया ये शेयर किया तो उनकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे कि उन्होंने कोई अजीबोगरीब बात कर दी हो। कई लोगों ने तो उन्हें पागल तक कह दिया था, जिसके बाद उनके पेरेंट्स और पत्नी भी शामिल रहे, लेकिन वो अपने इरादे से नहीं डिगे और कुछ इस तरीके का अनोखा होटल रूम उन्होंने तैयार किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।